हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए जीव विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है जैव प्रक्रम वो बहुत ही बड़ा चैप्टर है। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। लगभग 100 से ज़्यादा ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं इस प्रक्रम चैप्टर के 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन आप लोगों के साथ करूंगी और बाकी के क्वेश्चन जो रहेंगे वो इस वीडियो के पार्ट 2 में उसका डिस्कशन किया जाएगा। तो फिलहाल हम लोग इस 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन एक एक करके करते हैं। फ्रेंड्स, ये 40 क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अच्छे से समझें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से क्या करते हैं, अनुरक्षण का कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, जैव प्रक्रम। तो वे सभी प्रक्रम बोल रहा है। तो ये जो श्वसन, पाचन और उत्सर्जन है वे इस जैव प्रक्रम का एक भाग है। तो इसको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, इसको सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन कौन आता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, इनमें से सभी। तो ये सभी है जो एक जैव प्रक्रम के भाग हैं, श्वसन भी, पोषण भी, उत्सर्जन भी। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी हैं जो जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह निम्न में से कौन पोषण की विधि है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ श्वसन, नहीं ये पोषण की विधि नहीं है। स्वपोषण, हाँ ये एक पोषण की विधि है। परपोषण भी एक पोषण की विधि है। स्वपोषण में भोजन बनाने के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है, लेकिन परपोषण विधि में भोजन बनाने के लिए किसी न किसी पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो इसका कह रहा है कि कौन सी पोषण की विधि। तो ये दोनों ही है जो पोषण की विधि है, स्वपोषण और परपोषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी एवं सी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है। तो गोबर छत्ता है जो मृत जीवी पोषण के अंतर्गत आता है, और ये मृत जीवी पोषण है जो परपोषण का एक भाग है, यानी परपोषण का एक प्रकार है मृत जीवी पोषण। तो गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है, मृत जीवी पोषण के अंतर्गत आता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए CO2, हाँ ये भी आवश्यक है। क्लोरोफिल भी आवश्यक है। सूर्य के प्रकाश भी आवश्यक है। तो ये सभी है जो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक तत्व है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, जंतुओं में नहीं, कवकों में नहीं, परजीवियों में नहीं, हरे पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश का होना अति आवश्यक है। तो इसका कह रहा है प्रकाश संश्लेषण होता है तो हरे पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं स्वपोषण विधि के माध्यम से। और क्या क्या आवश्यक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 आने, और क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। तो अवायवीय श्वसन जो होता है वो कोशिका द्रव्य में होता है। किस में होता है, कोशिका द्रव्य में। और वायवीय श्वसन होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इसलिए कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। वायवीय श्वसन कहाँ होते हैं, कोशिका द्रव्य में। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। तो इथाइल अल्कोहल है जो अवायवीय श्वसन में बनता है, यानी कि अवायवीय माने ऑक्सीजन की अनुपस्थिति वाला श्वसन में क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पौधे में गैसों का आदान प्रदान के लिए होते हैं। तो पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रंध्र होते हैं, पत्तियों में उसके रंध्र होते हैं। तो गैसों के आदान प्रदान के लिए पौधे में क्या होते हैं, उनके रंध्र होते हैं।
अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन उसकी पत्तियों में होता है पत्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पत्ता। यहाँ पे पत्ती होना चाहिए, पत्ता लिखा गया, चलिए कोई बात नहीं। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्राकृतिक में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा है जो ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। अगर पेड़ पौधे नहीं होते और प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तो ये वायुमंडल में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। लेकिन पेड़ पौधे हमारे ऐसे हैं जो वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए वो CO2 को ऑब्जर्व करते हैं वायुमंडल से और ऑक्सीजन को हमारे लिए वो छोड़ते हैं। तो वायुमंडल या प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। निश्वास यानी कि हम लोग श्वास लेकर जो छोड़ते हैं उसमें निकली वायु क्या रहती है? तो उसमें CO2 रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। और हम श्वास कौन सा गैस लेते हैं? तो ऑक्सीजन लेते तो सभी गैस है, लेकिन शरीर उसका उपयोग ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कि श्वास के रूप में कौन सी गैस ली जाती है? तो ऑक्सीजन लिया जाता है। और हम लोग छोड़ते कौन सी गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। निश्वास के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CO2। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है कि वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है, यानी कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत कितना है वो पूछ रहा है। तो वायुमंडल में CO2 की प्रतिशत है 0.03%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत पाया जाता है? 0.03%। और 21% क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। और 78% क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। और बाकी 1% जो बचता है उसमें सभी गैसें पाई जाती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है जो 0.03% है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद निम्न में कौन है? यानी कि प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप मुख्य रूप से क्या बनता है? तो प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप मुख्य रूप से ग्लूकोज बनता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। स्टोमेटा का मुख्य कार्य क्या है? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। जल वाष्प का निष्कासन, तो हाँ ये तो स्टोमेटा का कार्य है ही। ऑक्सीजन का अवशोषण एवं CO2 का निष्कासन, ये भी स्टोमेटा का कार्य है। फिर अगर कह रहा है कि CO2 का निष्कासन एवं O2 का अवशोषण, ये भी स्टोमेटा का कार्य है। तो इनमें से जो सभी हैं जो स्टोमेटा के हैं जो मुख्य कार्य है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है कि छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो छाया में पनपने वाले पौधे को सियोकाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सियोकाइट्स कहा जाता है। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? सियोकाइट्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। स्टोमेटा में किस कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है? तो स्टोमेटा के किस कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है? तो द्वार कोशिकाएं में है जो क्लोरोफिल पाया जाता है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। कह रहे प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? क्लोरोफिल अणु है जो प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? क्लोरोफिल अणु। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता नहीं कहलाते, उत्पादक। ये हरे पौधे हैं जो क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो हाइड्रा में प्रजनन होता है मुकुलन विधि से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है कि पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो पौधे में आवश्यकता से अधिक जल है जो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वाष्पोत्सर्जन होता है जो अधिकांशतः कहाँ होता है? पत्तियों के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है निम्न में परजीवी पादप का उदाहरण है। कह रहा है कि निम्न में है जो कौन है? परजीवी पादप है। तो एक स्कूटा है
जो कैसा पादप है वे परजीवी पादप है। परजीवी पादप मतलब किसको कहा जाए, मतलब जो कि खुद से भोजन ना बना के किसी दूसरे जीवित जीवों के संपर्क में रहकर उससे भोजन बनाता है, उसे परजीवी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परजीवी पादप का उदाहरण क्या हो जाएगा, कशकूटा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। है पादप में जाइलम का कार्य क्या है, तो पादप में जो जाइलम का कार्य होता है जल का वहन करना। जल का वहन करना क्या होता है, जाइलम ये जड़ से जल को पूरे पेड़ पौधे में पेड़ के हर एक भाग में पहुंचाता है। कौन, तो जाइलम है जो जड़ से जल को खींचता है और पेड़ पौधे के हर एक भाग में वो पहुंचाता है। तो जाइलम की दिशा कैसी होती है, नीचे से ऊपर की ओर, यानी कि नीचे जड़ से जल को पौधे के हर एक भाग में ले जाता है। और भोजन का वहन करना किसका कार्य होता है, तो फ्लोएम की कार्य होता है। फ्लोएम ये है जो बना हुआ भोजन को पेड़ पौधे के पूरे भाग में पहुंचाता है। और जाइलम क्या है, जो जल का वहन करता है, जड़ से खींचकर जल को पूरे पौधे में ये पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है। तो फ्लोएम से यानी कि खाद्य पदार्थ का परिवहन जहाँ से बनता है वो पूरे पेड़ पौधे के पूरे भाग में करता है, जड़ तना पत्ती हर एक भाग में करता है। तो इसका होता है जो ऊपर और नीचे दोनों की दिशा की ओर होता है। जो इसकी परिवहन का दिशा कैसा होता है, ऊपर और नीचे दोनों की ओर। जाइलम के पूछेगा तो सिर्फ ऊपर की ओर होता है, और फ्लोएम के होता है ऊपर और नीचे दोनों ओर होता है। तो इसका फ्लोएम का पूछा है तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि रसायन स्वपोषण के लिए निम्न में किन अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो कि 4 ऑप्शन दिया, लोहा, तो हाँ लोहा की भी आवश्यकता होती है इसमें रसायन स्वपोषण में, तो लोहा भी हो जाएगा। CO2 की भी आवश्यकता होती है, सल्फर की, इनमें से सभी की आवश्यकता होती है कैसा स्वपोषण में, रसायन स्वपोषण में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है क्लोरोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है। तो क्लोरोफिल है जो हरित लवक में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि रसायन स्वपोषण के अंतर्गत मुख्यतः कौन आते हैं। तो रसायन स्वपोषण के अंतर्गत है जो अहरित बैक्टीरिया आता है। कौन आता है, अहरित बैक्टीरिया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है। जीव के शरीर, जैसे हम लोग के शरीर में जो भोजन कर लेते हैं उस भोजन से बने ऊर्जा का उसका सब उपयोग हो जाता है, और उसके फलस्वरूप जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है उसका उत्सर्जन, उसका बाहर निकलना क्या कहलाता है। तो उसका उत्सर्जन वो कहलाता है, उसका अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है। तो वृक्क है जो उत्सर्जन का हिस्सा है, जैव प्रक्रम के उत्सर्जन का हिस्सा है वृक्क, यानी कि किडनी। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण रात और दिन दोनों में होता है। कोई पौधा दिन में करता है और कोई पौधा है जो रात में करता है। तो प्रकाश संश्लेषण रात और दिन दोनों में होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 छोटे बच्चे में कुल कितने दांत होते हैं। जो छोटे बच्चे में कुल 20 दांत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। कैसा होता है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है। तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, तो मैग्नीशियम है जो वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि पौधे में रसारोहण कहाँ होता है। तो पौधे में रसारोहण होता है जो फ्लोएम में होता है। कहाँ होता है, फ्लोएम में होता है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। तो वाष्पोत्सर्जन है जो एक भौतिक प्रक्रिया है। कैसा प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है। तो जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें मुख्यतः मतलब कि ऑक्सीजन है जो कहाँ से आता है। तो वो कहाँ से आता है, जल से आता है। जल के टूटने से ही ऑक्सीजन का निर्माण
पेड़ पौधा कर पाता है। तो मुख्यतः उसका स्रोत क्या है, तो जल है। क्वेश्चन नंबर 37, श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है। तो श्वसन की क्रिया द्वारा किसका निर्माण, रक्त का नहीं, ऊर्जा का। श्वसन की क्रिया के द्वारा मुख्य रूप से किसका निर्माण होता है, तो ऊर्जा का निर्माण होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि पादपों में जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते उन्हें किस रूप में संचित कर लिया जाता है। तो जो पेड़ पौधा में जो कार्बोहाइड्रेट रहता है उसका पेड़ पौधा तुरंत उपयोग नहीं करता है, तो उसको किस रूप में संचित रहता है, तो उसको मंड के रूप में संचित रहता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। 39 कह रहा है कि अमर बेल तथा जोक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो अमर बेल तथा जोक में पोषण की परजीवी विधि, परजीवी पोषण होता है। अमर बेल और जोक में कैसा पोषण होता है, परजीवी। पर अभी बताई थी मैं पर वाला क्वेश्चन में कि परजीवी पोषण ऐसा है जिसमें किसी जीवित वस्तु पे वो जीवित वस्तु के माध्यम से वो अपना भोजन जीव जंतु रहता है। जीव जंतु इसमें कुछ पौधे भी परजीवी पोषण के अंतर्गत आते हैं, तो दूसरे पौधे पे उसमें उसके सहारे वो अपना मतलब कि भोजन बनाते हैं। जैसे अमरवेल का पौधा किसी दूसरे पौधे पे देखिएगा उसका कोई जड़ ये सब नहीं होता है, वो दूसरे पौधे पे चढ़ जाता है और उसका उससे जो वो उसी पौधे का भोजन वो उसके अवशोषण करके वो ग्रहण कर लेता है। और जोक भी वैसा करता है दूसरे के शरीर में, जैसे कि ये ज़्यादातर जानवर के शरीर से वो लोग हैं जो अपना भोजन, और जो हमारे सर में जू रहते हैं वे भी परजीवी पोषण के अंतर्गत ही आते हैं। तो अमरवेल तथा जोक पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो परजीवी। और क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। नाइट्रोजन तो ये नहीं, ऑक्सीजन भी नहीं, ऑक्सीजन तो प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप बनता है। एक कार्बन डाइऑक्साइड ये है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, इसके बिना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये था आज का 40 प्रश्न। इसके और भी जैव प्रकरण में और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 में उसका डिस्कशन करूंगी। फिलहाल ये 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ कर चुकी हूँ। फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, इसलिए इसको अच्छे से समझे और उसको दोबारा भी आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। देखने के लिए थैंक